तो इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील हुई है उसको लेके आजकल चल क्या रहा है। मतलब हर तरफ कंफ्यूजन है, अलग अलग खबरें आ रही हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं कि सच क्या है और झूठ क्या, ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों में अगर देखें तो बस दो ही तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मोदी ने देश बेच दिया, सारा का सारा फायदा तो सिर्फ अमेरिका को हो रहा है। और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट ये सुनने में आ रहा है कि भारत को अब कोई रोक ही नहीं सकता, मोदी ने तो देश बचा लिया। तो सवाल ये उठता है कि इन दो एक्सट्रीम बातों के बीच असली कहानी है क्या? क्या भारत ने सच में अपने हितों को दांव पर लगा दिया है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। थोड़ा डेटा और फैक्ट्स की गहराई में उतरते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर कर लेते हैं जो इस पूरे मामले की जड़ है। सवाल यह है कि क्या ये वाकई कोई डील है भी या नहीं। देखिए, जिस चीज पर साइन हुए हैं वो असल में कोई पक्की ट्रेड डील है ही नहीं, वो एक फ्रेमवर्क है। अब आप पूछेंगे कि इसमें फर्क क्या है? तो इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, आपने ये तो तय कर लिया कि भाई गाड़ी कौन चलाएगा, रास्ते के लिए स्नैक्स कौन लाएगा, लेकिन कब जाना है, कौन सी तारीख को, ये अभी तय नहीं हुआ है। बस ये कुछ वैसा ही है। ये एक फ्लेक्सिबल ढांचा है, कोई लीगली बाइंडिंग मतलब कानूनी तौर पर पक्का सौदा नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ये एक फ्रेमवर्क है। तो चलिए अब इसके अंदर झांककर देखते हैं कि आखिर इस सहमत हुए ढांचे में असल शर्तें और नंबर्स क्या हैं। तो सवाल ये है कि हम अमेरिका से खरीदते क्या क्या हैं। अगर ऑफिशियल डेटा देखें ना तो पता चलता है कि हमारे इंपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, कोयला, सोना, हीरे और बादाम है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, ये सारा लेन देन तो इस नए फ्रेमवर्क के आने से बहुत पहले से ही चल रहा था। अब आते हैं भारत के फायदे पर, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अमेरिका हमारे कुछ सबसे ज़रूरी एक्सपोर्ट आइटम्स पर टैरिफ यानी कि टैक्स कम करने वाला है। इसमें क्या क्या आता है? टेक्सटाइल्स, लेदर और फुटवेयर, प्लास्टिक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीज़ें। और ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे देश में लाखों लोगों को रोज़गार देती हैं। तो जाहिर है अमेरिकी बाजार में इनकी पहुंच आसान होना एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो अगर सिर्फ ट्रेड के नज़रिए से देखें तो ये फ्रेमवर्क काफ़ी बैलेंस्ड और फ़ायदेमंद लगता है ना? मतलब दोनों देशों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही अच्छा और सीधा साधा होता तो इस पर इतना हंगामा क्यों होता? यहीं से असली कहानी में ट्विस्ट आता है। और वो ट्विस्ट है एक चौंकाने वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ट्रेड फ्रेमवर्क अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके साथ एक ऐसी चीज जुड़ी है जो सोर्स के मुताबिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सोर्स के मुताबिक असली प्रॉब्लम इस डील से जुड़ी शर्तों में है। जैसा कि ये कोर्ट कहता है, वो शर्तें तय करते हैं और हम उन्हें मान लेते हैं। ये एक राष्ट्रीय अपमान है। बस यहीं से इस पूरे समझौते को लेकर असली चिंताएं शुरू हो जाती हैं। और वो विवादास्पद हिस्सा क्या है? वो है 6 फरवरी को अमेरिकी सरकार का पास किया हुआ एक एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अमेरिका अब भारत की तेल खरीद पर नजर रखेगा, उसकी निगरानी करेगा। चलिए इस ऑर्डर को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। पहला पॉइंट, अमेरिका भारत की सारी तेल खरीद पर नजर रखेगा। दूसरा पॉइंट, अगर उन्हें पता चलता है कि भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशियन तेल खरीद रहा है तो वो फिर से 25% टैरिफ लगा देंगे। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, तीसरा पॉइंट, ये निगरानी चीन पर लागू नहीं होती, जबकि चीन हमसे कहीं ज्यादा रशियन तेल खरीदता है। अब सोर्स का तर्क ये है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये ऑर्डर दरअसल अमेरिकी प्रभाव के एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। सोर्स का कहना है कि अमेरिका हमेशा एक लंबा गेम खेलता है। उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं रहती। असली खेल है नैरेटिव और मार्केट कंट्रोल का। मतलब लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या खरीदते हैं, उस पर अपना कंट्रोल बनाना। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है नारियल तेल की कहानी। याद है, 2014 के आसपास अचानक से कई स्टडीज आईं जिन्होंने नारियल तेल को दिल के लिए खतरनाक बताना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? कैनोला तेल को एक हेल्दी ऑप्शन बनाकर मार्केट में उतारा गया, और फिर कुछ ही सालों बाद वही नारियल तेल अचानक से वेस्ट का फेवरेट सुपरफूड और हेल्थ फूड बन गया। ये दिखाता है कि कैसे एक नैरेटिव बनाकर पूरे बाजार को बदला जा सकता है। और ये असर आज हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में दिखता है। जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो अक्सर अमेरिकन ब्रांड्स के हैं। जो जंक फूड हम खाते हैं वो अमेरिकी कंपनियों का है। हमारे कंप्यूटर और फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है
वो अमेरिकन है। और तो और सोशल मीडिया पर हम जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, उन कहानियों को, उस नैरेटिव को भी वही कंट्रोल करते हैं। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? एक तरफ व्यापार के फायदे हैं और दूसरी तरफ हमारी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर चिंताएं। इन दोनों के बीच हम आखिर खड़े कहाँ हैं? चलिए सोर्स के फाइनल कंक्लूजन पर चलते हैं। सोर्स का फाइनल कंक्लूजन ये है कि असल प्रॉब्लम ट्रेड फ्रेमवर्क में नहीं है, वो तो काफी हद तक बैलेंस्ड है। असली प्रॉब्लम है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो हमारी नेशनल सॉवरेनिटी पर, हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये दिखाता है कि शायद हम अपने फैसले आज़ादी से नहीं ले पा रहे हैं। और यहीं पर सोर्स हमें एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है कि सिर्फ कहने से कोई देश सुपर पावर नहीं बनता। सुपर पावर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किल काम करने पड़ते हैं, अपनी कमियों को दूर करना पड़ता है, ताकि आप सच में दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो सकें। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि किसी भी देश को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली, यानी आर्थिक और रणनीतिक रूप से पूरी तरह से सॉवरन या संप्रभु बनने के लिए असल में करना क्या पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।